Hello students, good morning to all of you and welcome back. In the next video, we will continue with the next topic of the chapter ray optics. In the previous video, we discussed about refractive index, absolute refractive index, refraction, laws of refraction, and we discussed the absolute refractive index formula with respect to what? क्या पढ़ा था? With respect to wavelength, with respect to velocities. Today we will again do the next topic, that is also refractive index only, but in terms of real and apparent depth. Now, in your notes, before this topic, there is one more topic called a lateral shift that you have to study on your own. You just have to remember the shift value, what is the expression, and what are the factors on which that lateral shift depends on. Okay, वो तुम्हारा काम है. So, we're gonna study today is what is real and apparent depth. Now, this is quite interesting because it belongs to real life situations. Okay, in many times, what we see, what we observe, is not actually happening in real life. हम जो देखते हैं वो होता नहीं है. ओके, नेचर हमारे साथ धोखा करता है. हम जो देखते हैं वो एक्चुअल नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड एपरेंट. जो दिखता है, अपीयर्स, एंड रियल जो एक्चुअल में है, जो रियल है, वो हमें दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन मीडियम्स. ओके, सो ये बहुत बार होता है. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड है. Now, before going to this topic, you need to understand few important things. What is that? कि सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा what is the concept of viewing an object. किसी ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका क्या है? How to viewing an object. Concept of viewing an object. ये आपका शुरू में है, जो पेजेस मैंने छोड़ दी ना 1 to 9 में, और देखो फर्स्ट पेज नंबर में ये टॉपिक दिया हुआ है. किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों में लाइटली आना चाहिए. ठीक है ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर का आई में क्या आना चाहिए? रे ऑफ लाइट आना चाहिए. देन ओनली दैट ऑब्जर्वर कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, आंखों से ऑब्जेक्ट में लाइट जाने से कोई फायदा नहीं है. ऑब्जेक्ट से आंखों में लाइट आना चाहिए. देन ओनली आई कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. ओके, इसीलिए जब अंधेरा होता है ना बेटा, अंधेरा, फॉर एग्जाम्पल अंधेरा हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा. तो एक काम करो, टॉर्च लो और आंखों में मारो, आंखों के सामने रोशनी आ जाएगी, तब दिखेगा क्या ऑब्जेक्ट? अंधेरे में तुमने आंखों में अगर टॉर्च मारो, तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं. तुम्हें ऑब्जेक्ट में टॉर्च मारना पड़ता है. क्यों? क्योंकि इफ आई वांट टू सी एन ऑब्जेक्ट, द रे शुड कम फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आई, देन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. अदरवाइज वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट. वन इज दिस. Okay, next you need to understand about earth atmosphere, a little bit about earth atmosphere. Okay, ये थोड़ा ध्यान से समझना. Earth atmosphere, how the earth atmosphere changes. This is earth, for example. So atmosphere has different layers like this ना, ऐसे different layers होते हैं earth के चारों तरफ. ये atmosphere में कौन denser है, कौन rarer है, ये समझना बहुत जरूरी है. Okay, तो ये denser medium होता है. जैसे मैं ऊपर जाता हूं, ये रेडियल मीडियम बन जाता है. ये हो गया नॉर्मल अर्थ केस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल अर्थ? नॉर्मल अर्थ मतलब ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं है अर्थ का, जो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे डे टू डे लाइफ में होता है. बट यही सिचुएशन अर्थ का चेंज हो जाता है जब वो हॉट अर्थ बन जाता है. दैट मींस ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है या तो गर्मी का सीजन. ओके, तब क्या होगा? सीन है इसलिए यहां. तब क्या होता है, सिंस गर्मी ज्यादा हो जाती है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर वाला जो हवा है वो गर्म हो जाता है, तो वो हल्का हो जाता है, जैसे रेडियल मीडियम हो जाता है. नॉर्मल केस में डेंसर मीडियम, अभी रेडियल हो गया, थोड़ा ऊपर गया वो डेंसर होगा, और फिर थोड़ा और ऊपर चला जाऊंगा तब वो नॉर्मल हो जाएगा, रेडियल. ओके, बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन व्हेन द अर्थ इज नॉट सो मच ऑफ हीटेड अप, देयर इज नो समर सीजन गोइंग ऑन, देन इट इज डेंसर टू रेडियल. समर सीजन मतलब बहुत ज्यादा धूप होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, 40 प्लस होना चाहिए. Then we can see this abnormal case of the earth, where denser layer. Okay, so these things you need to understand here. Now, how to find the refractive index value from the real and apparent depth? There are two cases for this. Case one, how to understand the cases. Case one is, and we are studying this topic only with respect to numericals. ये दिमाग में घुसा हुआ, न्यूमेरिकल्स को लेके हम बात कर रहे हैं. केस वन में क्या है? ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, और जो ऑब्जर्व है, ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग देखना बेटा,
जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम है एंड जो ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा केस 1। ना अगर मैं केस 2 का बात करूं तो केस 2 में ये रिवर्स हो जाता है, जो द ऑब्जेक्ट इज नाउ रेयर मीडियम एंड द ऑब्जर्वर इज नाउ डेंसर मीडियम। ओके, so there are two cases. So when you start doing the numericals, you need to first understand which case you are dealing with, whether you're dealing with this case or whether you're dealing with this case. Okay, now इसका एक एग्जाम्पल का बात करते हैं. Let's study in this particular example. Man observing a fish. एक मैन एक मछली को देख रहा है. Of course मछली कहाँ पे होगा भैया? मछली मार्केट में नहीं, पानी के नीचे होगा. Okay, so मान लो this is water. This is the level of water. ठीक है ना. तो यहां पे एक मछली है, ये मछली है, और यहां पे एक गंदा खड़ा है, गंदा उसका आंख यहां पे है, आई, उस बंदे का आंख यहां पे है. ठीक है ना. ये बंदा इस मछली को देखना चाहता है ना. कौन ऑब्जेक्ट हुआ? मछली. कौन देख रहा है? मैन. तो ऑब्जर्वर हो गया मैन. ऑब्जर्वर कहां पे है? हवा में है, एयर, रेयर मीडियम. ओके, मछली कहां पे? पानी में है, डेंसर मीडियम. तो ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन द रेयर मीडियम. डन, अंडरस्टूड. नाउ मुझे मछली, आदमी को मछली देखना है, तो ये ऑब्जेक्ट है. तो रे कहां से कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा. जिस चीज को देखना वहां से मेरे आंखों में रे आना चाहिए, राइट. तो यहां से रे इधर जाएगा, तो रे भेजो यहां से. मछली को देखने के लिए रे को ऐसे जाना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हेन दिस रे विल गो लाइक दिस, इट्स फाइंड द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया. तो यहां पे क्या होने वाला है? लाइट बेंड करेगा, डिफ्रैक्शन होगा. सो लाइट सपोज टू गो लाइक दिस, बट इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड कहां? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो ये लाइट था, ऐसे लाइट जा रहा था, दिस इज द नॉर्मल, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इधर बेंड करेगा. क्लियर? रे डायग्राम समझना बहुत जरूरी है बेटा. ओके, और एक क्या करो, एक और रे लो जो रेफरेंस रे हो. यहां से रे तो चारों तरफ जाएगा ना, it will move in every direction. ऐसा नहीं किसी एक ही रे जाएगा. So out of all those rows which are moving in all directions, I am taking one ray which is falling perpendicular to the interface. So it will go like this without any. Now, आदमी को मछली कहां दिखेगा? मछली से जो रे गया, क्या वो रे आदमी के पास पहुंचा? नहीं, ये वाला रे आदमी के पास पहुंचा, तो मछली उसको यहां दिखेगा. दिस इज द एपरेंट पोजीशन. मछली है यहां पे, लेकिन उसको दिख क्या रहा है यहां पे, क्योंकि रे बेंड हो गया ना. ड्यू टू रिफ्रैक्शन, द रे व्हिच रीच द मैन आई, द मैन विल सी द फिश देयर. सो दिस इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ फिश. दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ फिश. क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ, जो एक्चुअल में डेप्थ था, लेकिन हमको जो दिखा दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ. एंड द फॉर्मूला इज, द बेसिक फॉर्मूला इज डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर with respect to rarer is bigger length by smaller length. ठीक है ना. अब तुम देखो इसमें बिगर लेंथ कौन सा है? R. स्मॉल लेंथ कौन सा है? A. So रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर with respect to rarer is R by A. अब डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर. रेयर मीडियम कौन सा है? एयर. दैट इज R by A. ये डेप्थ मैथ तुम्हें तो वो याद रखना पड़ेगा. दैट इज द बेसिक फॉर्मूला. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर with respect to rarer is bigger length by smaller length. तो यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर. रेयर मीडियम कौन सा है? एयर. तो बड़ा वैल्यू कौन सा है? रियल. सो whenever I observe anything which is inside water, it appears to raise up. Okay, and this is called shift. इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट. तो न्यूमेरिकल से कभी कभी बोलते हैं व्हाट इज शिफ्ट? एपरेंट शिफ्ट. शिफ्ट कितना हुआ? ऑब्जेक्ट इतना शिफ्ट हुआ, तो व्हाट इज शिफ्ट? रियल माइनस एपरेंट. क्लियर? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ कर दो तो शिफ्ट मिल जाएगा. रियल डेप्थ तुम्हें पता रहेगा मछली कहां पे है. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, तो वहां से एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे और यहां डाल देना, वहां से शिफ्ट आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो व्हेनेवर आई ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन डेंसर मीडियम, आई ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन डेंसर मीडियम, इट अपीयर्स टू रेज डाउन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस. ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम. ये कौन सा केस हो सकता है? सो ये इसका उल्टा भी हो सकता है. मछली आदमी को देखेगा. द फिश विल ऑब्जर्व द मैन.
तो व्हाट विच इज द ऑब्जर्वर फिश, मैन इज द ऑब्जेक्ट, तब रे मैन से फिश की तरफ जाएगा। तो ऐसा तो रियल लाइफ में मछली थोड़ी आदमी को देखता है। सो आई कैन व्हाट आई एम सेइंग आई कैन व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर इज दैट वी कैन कंसीडर दिस केस लाइक दिस। एग्जाम में तुम ऐसा बोल सकता है द फिश इज ऑब्जर्विंग अ मैन, तो तुम गलती क्या कर दोगे, तुम लोग सोचेंगे फिश और मैन का तो ये केस था, ये वाला केस होगा। नहीं, इस मैन इज ऑब्जर्विंग द फिश, मैन इज ऑब्जर्व, but if I define the case in a different way, fish is the observer, then observer is in the denser medium and object man is in the real medium. Okay, but let's talk about some real life cases, like for example I'm observing an aeroplane. एयरप्लेन कहाँ होता है, हवा में ऊपर ना, तो इन अर्थ एटमोस्फेयर ऊपर में रेयर मीडियम होता है, और हम खड़े होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, डेंसर मीडियम है। ओके, सो वी टॉक अबाउट दिस केसेस। सो दिस इज द ग्राउंड एग्जाम्पल, दिस इज द ग्राउंड, एक आदमी यहाँ पे है। ओके, तो आदमी ना बना के उस आदमी का आंख बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आई ऑफ द मैन विच इज इन डेंसर मीडियम, और यहाँ पे कहीं पे चिड़िया उड़ रहा है या तो एरोप्लेन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एरोप्लेन। ओके, एक फ्लाइट है। ओके, और एक बर्ड है, कुछ भी ले लो ऑब्जेक्ट जिसको देखना है, और ये ऑब्जर्वर है। तो बीच में एक इंटरफेस आएगा ना बेटा, जहां पे ये हो जाएगा डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेयर मीडियम। यस, तो यहाँ पे बर्ड कहां पे, रेडियल मीडियम में ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर आदमी कहां पे, डेंसर मीडियम में। दिस इज अर्थ सरफेस। तो रे कहां से कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, जिस चीज को देखना है वहां से रे आएगा ना। तो मुझे बर्ड को देखना है तो रे यहां से यहां जाएगा, बट what will happen to this ray, it's find an interface separating two media. Okay, the ray is supposed to go like this, but what will happen to this ray, this ray will bend towards the normal. क्यों, क्योंकि रे डेंसर मीडियम में घुसा, so it will bend towards the normal. Clear? and दूसरा रे ऐसे चारों तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। so I'm taking one ray like this, यहां जा रहा है, एक रे यहाँ नीचे जाएगा, एक रे इधर जाएगा, एक रे इधर। I'm just taking this ray as a reference. Now see here, इस आदमी के आंखों में ये वाला रे आया, the man received this ray, not this ray. If the man received this ray, then the man can see the bird exactly in its original position. But the man I received this ray, that means the bird will be observed here. Object, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, ये है apparent object. So this is the apparent position. Okay, तो अब इस केस में रियल डेप्थ कौन सा हुआ बेटा, दिस इज द रियल डेप्थ जो एक्चुअल पोजीशन था, एंड दिस इज द एपरेंट डेप्थ। तो यहां पे एपरेंट बड़ा है, बट यहां पे रियल बड़ा था। व्हाट द फॉर्मूला से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज बड़ा बाय छोटा, तो यहां पे बड़ा कौन सा है, एपरेंट बाय रियल। बड़ा है एपरेंट, छोटा है रियल। ओके, डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रियल, ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू अपर पार्ट। डन क्लास, यू अंडरस्टैंड। यही चीज अगर मैं फिश के साथ बनाऊं तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल बी एपरेंट बाय रियल होगा तब। ओके, क्योंकि तब मेरा ऑब्जर्वर जो है वो है फिश, डेंसर मीडियम में है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट when you're dealing with a numerical, whether the object is in denser medium or rarer medium, or this case 1 or case 2, depending on the formula will be. Okay, so here what is the shift is this। तो अब मुझे यहां से पता चला that if I see an aeroplane, the height which we observe is a fake height। हमें वो ज्यादा ऊपर दिखता है, एक्चुअली वो थोड़ा नीचे है। See, we observe this one, but actually that aeroplane is flying lower height than what we observe. But if we see any object inside water, the height which we, the depth which we observe is less than the actual depth. Clear? So these two things you need to understand nicely, class. I hope everything is clear. Okay, so I decided to let's discuss the numericals, because जहां पे तो डेप्थ ऑफ फिश दिया रहेगा, फिश कितना नीचे है। समटाइम्स ना दिस रियल डेप्थ इज नॉट गिवन टू यू, सो बेसिकली यू विल फेस न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टाइप, where the object is of denser medium and the observer is rare medium,
So we understand density with respect to real is real by apparent because real is a bigger one, apparent is smaller one. We understand these things. Now here two things we should know: real depth and this value. Though this value we can easily calculate, वो दिया रहता है question. But what is the real depth? So real depth basically either is given in the question or it will be equal to the thickness of the medium. तो ये समझ लो, हाँ, न्यूमेरिकल्स में जो रियल डेप्थ होता है ना वो एक्चुअली थिकनेस ऑफ द मीडियम होता है. थिकनेस ऑफ द मीडियम. अगर तुम्हें रियल डेप्थ के बारे में कुछ ना बोला गया हो, okay, so taking this into consideration, what you need to understand is that let's discuss one example. Okay, for example, there is a sheet of a paper where we have an ink dot which is observed over, and over the ink dot we have a glass slab. So this is a glass slab. Okay class, ये glass slab है and I am observing this ink through the glass slab. So what will happen to this ink? तो अब देखो ये केस कौन सा केस है. ये इंक डॉट को मैं देख रहा हूं लेकिन थ्रू द ग्लास स्लैब, because I is somewhere here. So now this ink dot, when the ray, मुझे इंक डॉट को देखना है, तो इंक डॉट से जब रे जाएगा, it is traveling from denser medium, और यहां से जब बाहर निकलेगा, it is going to the rarer medium. That means in this case, object is in denser medium and observer in the rarer medium. That means the ink dot will appears to raise down. तो इसको मैं थोड़ा ध्यान से बनाता हूं, ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना. ये for example T is the thickness of the glass slab, so there is somewhere here we have the ink dot. Okay, so the ray will go like this, it will take an interface, so it will bend away from the normal, so the ink dot हमें यहां दिखेगा. Clear? Understand? Write it out. So इस केस में जो ink dot है वो denser medium है और जो ऑब्जर्वर है वो रेयर मीडियम में है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेयर इज बड़ा बाई छोटा. डेंसर क्या होगा? ग्लास. रेयर इज एयर. व्हाट इज रियल डेप्थ नाउ? नथिंग बट थिकनेस ऑफ द मीडियम ऑलवेज. ओके, डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ. तुम यहां से एपरेंट का वैल्यू निकाल सकते हो. व्हाट इज एपरेंट? थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, नाउ देयर इज वन स्पेशल केस वेयर till now what we discussed about only one medium in between, observer and object. Sorry, object and observer. Object and observer के अंदर सिर्फ एक ही medium है. If there are multiple mediums, so there is one special case that a formula you have to remember because we have questions in NCERT. Okay, so we don't have to deal with the derivations of these expressions. हमारे पास expression derivation करने का कोई जरूरत नहीं है. Okay, so special case is what? We have a beaker which have two different liquids of two different refractive index. For example, this has a refractive index of N1, this has a refractive index of N2. Okay, there is some object here which is observed from the radar medium. Done? So what is the shift now? Now what is the shift? तो अगर सिर्फ एक मीडियम होता तो बड़ा आराम से निकाल लेते. Okay, to with respect to, for example, this is ऐसा करते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 लेते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं, बाहर वाले मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं. ठीक है ना? 3 2 1. तो अगर ये 2 नहीं होता तो 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर ले लेते हैं. एपरेंट बाय रियल, रियल इज दिस थिकनेस. फॉर एग्जांपल ये जो लिक्विड है वो D1 थिकनेस का है, ये जो लिक्विड है वो D2 थिकनेस का है. ठीक है ना? बस. ओके ओके. अब ये जो बाहर का मीडियम में जो आदमी खड़ा है उसको मैंने N1 लिया कि बेसिकली ये तो एयर है ना बेटा, तो इसको N1 लेने का जरूरत ही नहीं है. N1 बेसिकली एयर है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2. तो हमने वापस बुक जैसा ले लिया. ये 2 ये 1. मीडियम 2 हैज थिकनेस ऑफ D2, मीडियम 1 हैज थिकनेस ऑफ D1. तो इसका जो एपरेंट होगा, जो एपरेंट डेप्थ होगा वो एपरेंट 1 प्लस एपरेंट 2 होगा. मतलब फर्स्ट मीडियम के लिए जो एपरेंट डेप्थ होगा और सेकंड मीडियम के लिए जो एपरेंट डेप्थ होगा. ओके, ना एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर इज रियल बाय एपरेंट. अगर मैं फर्स्ट मीडियम का निकालूं N1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब अलग अलग निकाल के देखना है. इसका अलग से, इसको रख के इसको भूल जाओ, इमेजिन मत करो. मतलब N2 नहीं है, सिर्फ N1 है, तब कितना एपरेंट डेप्थ होगा? तो रियल मतलब क्या? थिकनेस ऑफ द मीडियम D1 बाय एपरेंट 1. तो यहां से एपरेंट 1 आ गया D1 बाय N1. सिमिलरली अब सेकंड केस देखो, मान लो सिर्फ N2 है, N2 इधर है, N1 नहीं है, N2 एंड एयर है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा?
रियल बाय एपरेंट, रियल क्या थिकनेस कितना है मीडियम का, d2 बाय एपरेंट 2, तो व्हाट इज एपरेंट 2, d2 बाय n2, तो यहां से एपरेंट 1 प्लस एपरेंट 2 कितना हो जाएगा, d1 बाय n1 प्लस d2 बाय n2। तो मैंने तुम्हें नोट्स में सिर्फ एग्जैक्टली ये फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया। सो हाउ दिस इज कमिंग, टू अंडरस्टैंड नाउ। तो जब भी देयर आर मल्टीपल मीडियम्स वी हैव टू इमेजिन वन वन करके। ओके, तुम एक एक मीडियम को पकड़ो, वहां से एपरेंट निकालो एंड नेट एपरेंट विल बी एडिशन ऑफ ऑल द एपरेंट वैल्यूज, डन, प्लस। Okay, so this is all about the real and apparent depth of refractive index. Okay, let me see, do we have, now we'll go for the different practical application based on refraction of light. This is quite interesting. Okay, now under this topic, practical phenomena related to refraction of light. The first 2 points we already discussed. Anything if you observe inside the water, it appears to raise up. That means if you want to see the bed of the water tank, that means the bottom of the water tank. एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, I want to observe the water of the bottom of the water tank. Of course मुझे वो बॉटम ऊपर दिखेगा, जब मैं थोड़ा पहले पढ़ा, मतलब मुझे उस वाटर टैंक का जो डेप्थ है वो कम दिखेगा, एक्चुअली उससे ज्यादा होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, द नेक्स्ट इज दैट व्हेन वी सी, फॉर एग्जांपल we are in a swimming pool, okay, we see that our legs is short, छोटा हो जाता है, of course, why, क्योंकि हमारा legs short क्यों दिखेगा हमको, okay, और whenever I put a stick inside water, the stick appears to bend क्यों दिखता है, okay, again these are all due to refraction of light। तुम्हें इनका रे डायग्राम याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। so I am going for the bending of stick, बेंडिंग ऑफ स्टिक, क्योंकि बाकी का रे डायग्राम हमने पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल दिस इज द वाटर लेवल एंड देयर इज अ स्टिक हियर व्हिच इज इनसाइड वाटर विद सम इंक्लिनेशन, ठीक है ना, इंक्लाइंड, स्ट्रेट होगा तो मुझे बेंडिंग नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे इंक्लाइन होना चाहिए। अब उसको बेंडिंग कब दिखेगा, द मैन विल ट्राई टू सी ऑब्जर्व दिस पार्ट ऑफ द स्टिक, तो यहां से भी ऐसे गया, चलो इस ये देखा जाता है ना, मैन इस स्टिक को देखा जाता है एट दिस पॉइंट, वो इसको बेंड दिखेगा, कैसे दिखेगा, सही रेस जा रहा है, सडनली व्हाट विल हैपन, डेंसर से रेडियस जा रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसको ये स्टिक, और एक रेफरेंस के लिए ये स्ट्रेट लाइन ले लो, उसको स्टिक का ये यहां दिखेगा, वैसे करके हर एक पार्ट उसको कहीं ना कहीं दिखेगा, तो एक्चुअल में इसको स्टिक ऐसा दिखेगा, तो स्टिक ऐसा था लेकिन ऐसा दिखेगा, दैट मींस स्टिक बेंड्स, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ स्टिक। Clear? I hope you understand. Okay. Next, हम जब स्विमिंग पूल के अंदर चले जाते हैं तो हमारा पैर छोटा दिखता है। Of course छोटा क्यों दिखता है भैया, तो हमारा पैर लेके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेग, ओके, तो हमें इस लेग को देखना है, तो फिर से वही रे डायग्राम ऐसे करके ऐसे जाएगा, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमें ये टांग यहां दिखेगा, तो मुझे छोटा दिखाई दिया ना। ओके, नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, बचपन से पढ़ नहीं रहे हैं, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टार ट्विंकल करता है, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे कि क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज ट्विंकलिंग, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ट्विंकलिंग मतलब क्या, लाइट बुझना, ग्लो करना, बुझना ग्लो करना, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग, राइट। ओके, सो व्हाट दिस एक्चुअली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नाउ तुम्हें सिर्फ एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लिखोगे व्हाई स्टार ट्विंकल्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तुम्हें ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा क्लास, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। तुम सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स पूरा नहीं मिल सकता है, तुम्हें लिखना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब अर्थ के चारों तरफ अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर है, उसके कारण एवरी एटमॉस्फेयर हैज अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई टोल्ड यू दिस इज अर्थ, इसका जो फर्स्ट लेयर होगा वो डेंसर होगा, उसके बाद एज वी गो अप मीडियम रेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा करके ऐसे जाएगा, ये डेंसर है एंड इट गोज रेयर, सेम गोज फॉर डेंसर टू रेयर जाएगा, सेम गोज फॉर डेंसर टू रेयर जाएगा, सेम गोज फॉर डेंसर टू रेयर जाएगा। ओके, सो व्हेन एनी लाइट एंटर्स हियर इन दिस मीडियम इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टार, वो स्टार का लाइट ऐसे घुसेगा जब अर्थ मीडियम में, तब जाके मेरे पास आंखों में, यहाँ पे आदमी खड़ा है ऐसे करके, ये आदमी को स्टार कब दिखेगा, जब लाइट रे स्टार से उसके आंखों तक पहुंचेगा,
तो अगर ये लाइट रे स्ट्रेट पहुंचा तो जिसको उसको ट्विंकलिंग नहीं दिखेगा. That man cannot observe the twinkling of stars if the light ray enters directly. But when the light ray try to enter, it suffers multiple refractions because of the Earth atmospheric effect. Because the Earth atmosphere has different layers and it has different refractive index. So when it entering into the Earth, it is moving from rarer to denser. So it will suffer multiple refraction. Because of multiple refraction, what will happen, class? Okay, rarer to denser जा रहा है तो ऐसे करके बेंड होता जाएगा, ऐसे करके बेंड होता जाएगा. So what will happen? Due to multiple refraction, देखो, due to refraction, what is happening? The position is changing, apparent position आ रहा है. Similarly, due to these refractions, ये स्टार का पोजीशन कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा. तो पोजीशन, द apparent position of star is also changing. यहां पे क्या था? रियल पोजीशन था, apparent पोजीशन यहां था. तो अब यहां पे सिंस मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, कभी मुझे स्टार यहां दिखेगा, कभी मुझे स्टार यहां दिखेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बेंड हो रहा है लाइट. ओके, ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सो व्हाई द स्टार्स ट्विंकल? Star twinkles. What is the twinkling of stars? Twinkling of stars is nothing but change in the apparent position of star. Change in the apparent position of star. Not only change in the position of star, apparent position भी बार-बार change होता है. So this apparent position of star, we feel it as twinkling. How? यहाँ पे स्टार है, ये उठ के यहाँ दिखने लगा मेरे को, फिर उठ के यहाँ दिखने लगा, तो मुझे ये शिफ्ट तो नहीं दिखेगा, मुझे शिफ्टिंग नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ दिखेगा यहाँ चल रहा था फिर बंद होकर यहाँ चलने लगा. तो हमें वो एक ही पोजीशन में दिखेगा. क्यों? बिकॉज हमारा डिस्टेंस बहुत दूर में है ना. सो डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज वेरी बिग विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस. ओके, ये जो शिफ्टिंग हुआ यहां से यहां चला गया, ये शिफ्टिंग मुझे नहीं दिखता है. सो ओनली दिस शिफ्टिंग इज assumed as twinkling of stars. Okay, so why twinkling of stars happen? Because of atmospheric refraction. I hope you understand, class. So अगर तुम्हें एक लाइन में लिखना हो what is twinkling of stars, so you will say twinkling of stars is the change in the apparent position of star. Okay, due to multiple refractions occurs when a ray of light enters through the earth atmosphere and reach the surface of the earth. Okay, अब next a very important and interesting part is that जब सूरज सनसेट और सनराइज में हम देखते हैं सूरज को, वो सूरज मुझे ओवल शेप का दिखता है. लेकिन जब हम सूरज को आफ्टरनून में देखते हैं तो वो सूरज हमें गोल दिखता है, सर्कुलर शेप का दिखता है. ऐसा क्यों होता है कि सूरज कभी सर्कुलर शेप का दिखे तो कभी मुझे ओवल शेप का दिखे? सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्लास. सो लेट्स चेक आउट दैट रीजन. तो मान लो ये अर्थ है, तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा व्हाट इज सनसेट एंड सनराइज. ये अर्थ है, मुझे तो इतना तो पता है, वी आर इन क्लास 12, दैट मच वी नो दैट यहाँ पे दिन है तो यूएसए में रात है. तो ऐसा क्यों? तो व्हाट इज सनसेट? दिस इज द हॉराइजन लेवल ऑफ अ मैन. यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मैन. इसके लिए इस हॉराइजन लेवल से अगर नीचे चला जाए सन तो वो सनसेट हो गया, इस हॉराइजन लेवल से ऊपर चला जाएगा सन तो वो सनराइज हो गया. पहले ये जानना पड़ेगा, ठीक है? तो सनसेट मतलब ये नहीं कि सन नदी में डूब गया या सूरज में या समुद्र में घुस गया. दैट इज नॉट सनसेट. सो सनसेट एंड सनराइज इज नथिंग बट इफ द सन इज अबव द होराइजन लेवल ऑफ दैट मैन. फॉर दिस मैन, इस आदमी के लिए इसका एक होराइजन लेवल होगा, वैसे इस आदमी का अलग होराइजन लेवल होगा, इस आदमी का. सो एवरी प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस हैव डिफरेंट होराइजन लेवल. ओके, फॉर दैट पर्सन इफ द सन इज बिलो द होराइजन लेवल दैट इज सनसेट. If the sun is above the horizon, that is sunrise. Okay. अब मान लो मैंने बोला सन यहां पे है, जस्ट सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है. सो दिस इज द सन विच इज परफेक्ट सर्कुलर इन शेप. उस सन का ये डायमीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लास. क्या है? डायमीटर है. तो मैं इसको सन बना देता हूं. चलो, ये हो गया सन. उस सन का ये डायमीटर, ठीक है? अब ये मुझे ओवल शेप दिखेगा, मतलब ये सन ऐसा दिखेगा, गोल नहीं दिखेगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? रीजन क्या है? सुनो, ये अर्थ का एटमोस्फेयर अलग अलग एटमोस्फेयर लेवल आ रहा है ना मेरे पास. अब देखो, इस लाइट को आदमी तक पहुंचने के लिए और इस ये दोनों पार्ट जब आदमी के साथ पहुंचेगा, ओके, वो जो जितना दिखेगा दैट इज द सन डायमीटर. You understand what I'm trying to say, class?
So now let's forget about the sun. Let's discuss only the diameter of the sun. This is the diameter of the sun. Okay. अगर ये डायमीटर एग्जैक्टली जितना है, अगर दोनों एंड से जो लाइट आंखों में पहुंचेगा मैन का, बेंड होके रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा ना बेटा. ओके. अब ये वाला डिस्टेंस ऑफ कोर्स इससे ज्यादा है ना. व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली एंड्स ऑफ द सन, द लाइट रिफ्रैक्ट इन टू डिफरेंट वेज. ओके. ज्यादा और कम रिफ्रैक्शन होता है. द इनर साइड एंड द आउटर एज, द आउटर एज एंड द इनर एज, ये सब अलग अलग रिफ्रैक्शन होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट ये डायमीटर एग्जैक्टली इस शेप का नहीं होता है, ये लंबा हो जाता है. क्लियर. कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सिमिलरली आप ये वाला पार्ट देखो, इसको 3D में देखना पड़ेगा बेटा. ये सर्कल है ना, ऐसे करके ये वाला और ये वाला एंड का डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन ये और ये एंड का डिस्टेंस सेम है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सन. ठीक है ना. ये और ये वाला पार्ट सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन ये और ये अलग अलग डिस्टेंस पे है. तो इन दोनों का रिफ्रैक्शन आंखों में सेम तरीके से पहुंचेगा, बट इन दोनों का रिफ्रैक्शन आंखों में कम ज्यादा पहुंचेगा. तो ये सन ऐसे 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 चौड़ा हो जाएगा. यहां से तो सेम दिखेगा, लेकिन ऐसे चौड़ा हो गया तो इट लुक लाइक ओवल शेप. यू अंडरस्टैंड. तो ये इनर और आउटर है, समझ में आया कहानी. ओके. तो इन दोनों डिस्टेंस में, इन दोनों डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग डिस्टेंस हो रहे हैं. लाइन दैट मींस रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा. बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्शन द डायमीटर विल स्ट्रेच, बट दिस वन, दिस टू आर द सेम डिस्टेंस. तो ये सेम रहेगा, बट ये स्ट्रेच हो जाएगा, तो ओवल शेप नहीं हो गया वो. दैट्स व्हाई इट लुक्स ओवल इन शेप. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल डिस्कस अबाउट छठ पूजा क्लास. छठ पूजा क्या होता है बताओ. बड़ी छठ पूजा. छठ पूजा में हम क्या करते हैं, हम सूरज भगवान का पूजा करते हैं. हम 2 टाइम करते हैं, एक शाम को एक सुबह को. शाम को पहले क्या करते हैं, जब तक सूरज डूबेगा नहीं तब तक हम नदी में रहते हैं एंड वी वर्शिप द लॉर्ड सूर्य, राइट. एंड इन द मॉर्निंग व्हाट वी डू, इन द मॉर्निंग we are in the river till the sun rises. Okay. In both the cases, actually we are doing some mistake when we are going for the Chhat Puja. Okay. What mistake we do? As nature is very clever, they play with us every time. Right now also COVID-19. Okay. Now how they play with us? See, हमको जब sunset दिखता है, when we see that the sun rises or sun sets, okay, it's actually not rising, not set. There is some difference. Okay. Now what is the difference you need to understand. This is the horizon level of the person जो छठ पूजा कर रहा है. जैसे इस horizon level के नीचे आ गया सन, उसको सन नहीं दिखेगा. Okay. लेकिन फिर भी the sun is actually below the horizon level, but that man cannot see the sun, but that man can see the sunlight. So what I'm trying to say is that after the actual sunset also we can see the sun. Why? ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है ना. So before that you need to understand one thing. For example, this is the earth, ठीक है ना. This is the horizon level. मान लो सन यहाँ पे है, इसका तो चारों तरफ से रे निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा ना रे, ऐसे करके निकलेगा. तो ये जो रे हुआ है, ये जस्ट ग्रेसेस द सरफेस है, मतलब वो इस आदमी तक पहुंचेगा ही नहीं. ये वाला रे जो है इस आदमी तक पहुंचेगा नहीं, तो उसको सन दिखना बंद हो जाएगा. राइट. क्लियर. दैट बिकम्स अ सनसेट फॉर दैट मैन. बट इस रे के साथ होता क्या है, ये रे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंड होके आदमी के आंखों में पहुंच जाता है. इसलिए सनसेट होने के बाद भी मुझे सन दिखता रहता है. ये कब तक दिखता है, दैट डिफरेंस इज 2 minutes. When the actual sun set, okay, after the sunset also till 2 minutes I can see the sun. And in other way around,
सनराइज हो रहा है, ओके, बिफोर द एक्चुअल सनराइज वी सी द सन 2 मिनट्स बिफोर, ओके। तो 2 मिनट सनराइज होने से पहले मुझे सन दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका रेस बेंड होके मेरे आंखों तक पहुंच जाता है। सो दैट बेंडिंग आई वांट टू शो यू। सो फॉर शोइंग दैट बेंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी मेक अ सन हियर। थोड़ा और छोटा लेते हैं, अदरवाइज तुम्हें बेंडिंग दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। सो लेट मी शो यू द बेंडिंग इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। चलो और एक मीडियम ले लेते हैं, 2 डिफरेंट मीडियम में बेंडिंग दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रे, यहां से ऐसे करके ब्रेस चला जाएगा, बट इस रे के साथ हो क्या रहा है देखो, हाँ ये ऐसे गया, क्लियर। अब इस रे के साथ क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल, स्फेरिकल है तो नॉर्मल ही हो गया। सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम, बिकॉज इन द नॉर्मल अर्थ रेडियस से डेंसर जाता है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ऐसे जाएगा। फिर से यहां पे ये ना नॉर्मल, सो इट विल बेंड अगेन, यहां जा रहा था बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो रे इज बेंडिंग लाइक दिस। तो ऐसे करके दूसरा एक रे है जो बेंड करके यहां तक पहुंच जाएगा आदमी के, ओके। सो दो द सन इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, but the man can see the sun. Actually, the man is not seeing the sun. He is only observing the sun rays which is coming indirectly after bending. Okay? Do you understand? So, ये कब तक होता है? Like, though the sun is below the horizon. Okay? So, below the horizon till 2 minutes, it can see the sun. Now, as soon as this 2 minutes time limit over, if the sun is here the time is 2 minutes, अब सन यहां चला गया जिसका टाइम 2.1 मिनट हो गया, अब उस सन को देखना बंद हो गया। That means what I'm trying to say is that I'm waiting for the sun to set. Okay? मैंने देखा मेरी घड़ी में ठीक 6:17 को सन दिखना बंद हो गया। एक्चुअल में 6:15 में ही सन दिखना बंद हो गया था, हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई दिया, वो सन नहीं था, सिर्फ सन की रोशनी थी, क्लियर। सिमिलरली मैं सुबह नदी में हूं, सनराइज का वेट कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे सनराइज सुबह 4:03 में सनराइज देख गया, सन दिखने लगा, राइट, क्लियर। तो एक्चुअल में वो एक्चुअल सन नहीं दिख रहा, हमें और 2 मिनट वेट करना है, उसके बाद सन दिखेगा, मतलब 4:05 में सन दिखेगा। हमको 2 मिनट पहले सनराइज दिखता है और 2 मिनट बाद तक सन दिखता है इन सनसेट। I hope you understand each and everything what is happening. So these things are happening because of what? Atmospheric refraction. This all thing is happening because of atmospheric refraction. Okay, class?